नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 35 क्लास का सीरीज देख रहे थे, आज हम 35 में से क्लास नंबर 18 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको 17 क्लास प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही साथ जो भी बच्चे इस सीरीज की पीडीएफ खरीदे हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद पीडीएफ से रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र जरिया है जो आपको चीज़ों को याद रखने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी व्हाट्सएप पे जाके कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या फिर इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। एक जानकारी के मुताबिक जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम इसी मंथ से स्टार्ट होने वाला था, अब ये एग्ज़ाम आपके जो है नेक्स्ट मंथ के लास्ट से स्टार्ट होने की संभावना है। तो जिनको भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम देना है उनके लिए अच्छा खासा टाइम और भी जो है मिल गया है। तो आप अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में फतेह कीजिए और हमारा नाम रोशन कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। अभी मैंने एमटीएस का बात निकाला, इसका मतलब ये नहीं कि जो हमारी सीरीज है ये वाली ये सिर्फ एमटीएस के ऊपर ही लागू होता है। आप जो है एसएससी का कोई सा भी एग्जाम देंगे वहाँ पे लागू होगा। और मैं बार बार एक ही बात कहूँगा कि पूरे इंडिया में किसी भी जीके जीएस की प्लेटफॉर्म का आप नाम जानते होंगे, उनसे अगर बेहतर मैं कंटेंट नहीं दे पाया तो उस दिन पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये गागर में सागर है भाई, ये मेरी कोई बिजनेस नहीं है कि भाई हमारी सब दिन दाल रोटी चलता रहे, ऐसा नहीं है। हमारा ये कोई पेशा नहीं है। पढ़ाना जो है एक मुझे अच्छा लगता है और आपको भला करना चाहता हूँ, इसीलिए पढ़ाता हूँ और कोई मनसा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास बिना टाइम गवाए, है ना। पहला जो हमारा मैं ये बात इसलिए बोला हूँ कि जो बच्चे को लगता होगा कि यार व्यू नहीं है, क्या देखना यहाँ पे, कहीं टाइम पास तो मेरा नहीं हो जाएगा, तो उनको मैं पहले से आश्वस्त कर दूं कि कहीं से तुम अगर पढ़ के 10 नंबर लाओगे तो हमारे पास से पढ़ के 14-15 नंबर जरूर लाओगे। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, खेल के मान्यता प्राप्त मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो खेल में आपका स्टैंडर्ड पैमाना एक तय किया जाता है कि भाई कोर्ट का आयाम जो है अमुक गुने अमुक होगा, है ना, हाइट जो है इतनी होनी चाहिए, तो इसे अपन मानक कहते हैं। तो इनके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका रॉन्ग है उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि पुरुष वॉलीबॉल टीम में नेट की ऊंचाई जमीन लेवल से 2.24 मीटर होती है। यहाँ पे सर वॉलीबॉल की बात आई है, थोड़ा सा वॉलीबॉल की बात कर लें। देखिए ये है आपका वॉलीबॉल, है ना। वॉलीबॉल में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल खेल कुछ इस प्रकार से खेले जाते हैं। यहाँ पे एक नेट लगी होती है इस प्रकार से, है ना, एक नेट इस प्रकार से लगी होती है और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी इस साइड और 6 खिलाड़ी इस साइड होते हैं, है ना। अब ये जो नेट है ये जमीन लेवल से 2.43 मीटर की ऊंचाई जो मेल वर्जन वॉलीबॉल होता है उनके लिए है पैमाना, और 2.24 मीटर जो है फीमेल वर्जन वॉलीबॉल के लिए है। तो इससे पता चलता है कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये तो रॉन्ग हो गया सर, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि पुरुष वॉलीबॉल, नहीं, यहाँ पे अगर महिला वॉलीबॉल की बात होता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये पुरुष लिखे के कारण ये गलत है और जो गलत है वही आपका आंसर हो गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि खो खो खेल के प्रत्येक पारी में 9 मिनट की होती है, मतलब प्रत्येक पारी, तो ये अपने आप में सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट राइट हुआ, पहला रॉन्ग है, जो रॉन्ग है वही आपका आंसर है। वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं बंधु, अब भी समझाया हूँ, 6 खिलाड़ी। देखिए जो बॉल वाला है ना ये फुटबॉल, ये बहुत कम पूछे जाएंगे कि फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि सभी को पता है, काफ़ी पॉपुलर होते हैं। माफ़ कीजिए, 11 खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया हूँ ब्लो ब्लो में, ठीक है। तो ज़्यादा ब्लो ब्लो में नहीं बहना है, 11 खिलाड़ी लिखना है आपके फुटबॉल। फिर लिख दिया मैंने 12, ठीक है ना। जो है आपका 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में, क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी और हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये तीनों खेल को आपको जो है 11-11 को ध्यान रखना। लेकिन एक आइस हॉकी होता है, आइस आइस हॉकी जो बर्फ पे खेले जाते हैं, वहाँ पे 6 खिलाड़ी होते हैं, उन्हें भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हो गए। वॉलीबॉल खेल के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है, जो इनकी बॉडी है, अनऑथराइज बॉडी है, जो इनको नियंत्रित करते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो, उनका जो शॉर्ट फॉर्म है FIVB है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी वॉलीबॉल। जैसे फीफा फुटबॉल को नियंत्रित करता है ना, फीवा, है ना, वैसे ही ये FIVB है, ये आपके वॉलीबॉल को नियंत्रित करता है, याद रखना। वॉलीबॉल के जो अन्य पैमाने की बात करते हैं कि भाई वॉलीबॉल के अन्य पैमाने कैसा है, तो वॉलीबॉल के यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी कोर्ट के मानक लंबाई चौड़ाई निर्धारित किए गए हैं, तो ये 18 मीटर और 16 मीटर 9 मीटर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी पहले भी क्रिएट कर चुका है, आने वाले समय में भी करेगा कि निम्नलिखित में से
किस खेल की जो मानक होती है ना, मैदान का या कोर्ट लिख देगा, है ना। तो इसकी अनुपात 2:1 होता है L बाय, है ना, B, है ना। तो आप जो है यहाँ पे L बाई बी का अनुपात 18 और 9 करेंगे तो 2:1 होगा, यानी लंबाई 18 है और चौड़ाई 9 है, तो 2:1, 2:1। ये आपका खेल है वॉलीबॉल, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए वॉलीबॉल का एक प्रकार होता है बीच वॉलीबॉल। बीच कहने का मतलब है कोई भी जलराशि के नज़दीक, जैसे समुद्र किनारे इत्यादि के किनारे खेले जाते हैं, है ना। तो ये बीच वॉलीबॉल में जो मानक रखा गया है कोर्ट का, ये थोड़ा सा घटाया गया है, 16 मीटर और 8 मीटर कर दिया गया है। इस केस में भी आप पाते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, यहाँ से भी आपको 2:1 ही निकल के आता है। इसीलिए यह क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि किस खेल में जो है मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 होते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा वॉलीबॉल की परिधि की बात करते हैं, तो ये वॉलीबॉल में जो परिधि होते हैं, है ना, ये आपके 65 से 67 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी वजन जो है 260 से 280 ग्राम तक हो सकती है। वॉलीबॉल खेल में अभी मैंने कहा कि जो पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई जमीन लेवल से है 2.43 मीटर है, जबकि महिला वॉलीबॉल में यही ऊंचाई जो है जमीन लेवल से 2.24 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि कल एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए पहले के जैसा, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अगर 1 घंटे मेरे साथ बिताओ तो 10 घंटे की पढ़ाई करो, ठीक है। तभी तो भाई क्रैश कोर्स के जैसा कंटेंट देता हूँ ना यार, कोई जादू थोड़ी है कि भाई पढ़ लो पास हो जाओगे, है ना। ये बताने के लिए ही तो ये सब कह रहा हूँ कि भाई ये जो है कहीं 10 घंटे में आप शायद ना पढ़ पाओ इतने चुनिंदा कंटेंट, है ना, कि भाई सिर्फ वही जो काम की हो, बाद में कि पूरे रामायण पोथी पढ़ने के लिए तो है दुनिया, ठीक है। तो थोड़ा फास्ट चलूंगा, आपको भी थोड़ा फास्ट ऑब्जर्व करना होगा। नोट, 2025 FIVB महिला वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन थाईलैंड में किया गया है। इसे ध्यान रखेंगे, ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन बन गया आपके, है ना। जो है वॉलीबॉल के लेकर के जो महिला वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पे हुआ है, ये थाईलैंड के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है, थाईलैंड के अंदर हुआ है। इसके विजेता रहा है इटली। कौन रहा है भाई विजेता, इटली रहा है, इटली। तथा उप विजेता कौन रहा है, टर्की, टर्की है ना, टर्की, तुर्की है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि खो खो खेल। अब दूसरा स्टेटमेंट खो खो था, तो खो खो के बारे में जानेंगे। खो खो, है ना। तो ये जो खो खो खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है, इंडिया में भी खो खो जो है काफ़ी पॉपुलर है ना। खो खो खेल में सर्टिफिकेट लेके आप स्पोर्ट कोटा से जो है, रेलवे में बहुत जन आए हैं, आप लोग भी आ सकते हो अगर आप खेल में इंटरेस्ट रखते हो, तो ऐसे भी एक रास्ता हो सकता है रेलवे में नौकरी लेने का, है ना। अब इससे जुड़ा हुआ हूं तो बता देता हूं। खो खो खेल 2 पारियों में बटे होते हैं। कितने पारियों में, 2 पारियों में बटे होते हैं। प्रत्येक पारियों में 2 टर्न होते हैं। अब देखिए पहले तो 2 भाग में बटे हुए हैं, 2 पारी में बटे हुए हैं। अब एक जो पारी है इनके 2 टर्न होते हैं, ठीक है, जो 9 मिनट तक खेली जाती है, ठीक है। खो खो जो खेल की मैदान की लंबाई और चौड़ाई 27 मीटर और 16 मीटर रखी गई है ना। जो खो खो में आपका जो डायामीटर फिक्स किया गया है खेलने वाले जगह का, आपका लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई जो है 16 मीटर फिक्स रहती है। पहली बार अखिल भारतीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन जो है, अखिल भारतीय लिखा है मतलब भारत वाला है ना, तो इसका जो आयोजन है 1959-60 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया था, विजयवाड़ा में। देखिए अभी जो आपके पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है ना, तो इनका नाम बदल करके जो है विजयपुरम कर दिया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, ये विजयवाड़ा से मुझे याद आ गया है, तो मैं आपको जस्ट बताने का काम किया है, ठीक है। महिलाओं के लिए जो खो खो राष्ट्रीय चैंपियनशिप पहली बार हुई थी, ये आपका 1960-61 में हुआ था, और इसका जो आयोजन करवाया गया था ये महाराष्ट्र का कोल्हापुर में करवाया गया था। इन्हें ध्यान रखेंगे। तो पुरुष के लिए खो खो चैंपियनशिप कहाँ, पहली बार विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, और महिलाओं के लिए कोल्हापुर महाराष्ट्र, ठीक है। अभी 1982 जो में आपका जो दिल्ली के अंदर दूसरी बार इंडिया में एशियाई खेल हो रहा था। एक्चुअली एशियाई खेल की शुरुआत ही इंडिया से हुआ है, 1951 दिल्ली से हुआ है एशियाई खेल की शुरुआत, ठीक है। ये फर्स्ट एडिशन जो है करवाया गया था दिल्ली से, है ना। और 1982 में जो एशियाई खेल हुआ, ये सेकेंड मौका था जब इंडिया में जो है एशियाई खेल कराया जा रहा था। तो बच्चे ने इतना करके एग्जाम में गया, एग्जामिनर निकला बहुत चालाक, उन्होंने पूछ दिया कि जो भारत में दूसरी बार, भारत में सेकेंड टाइम जो एशियाई खेल हुआ था,
उनका क्रमांक क्या था। अब ऑप्शन में आपने दे दिया सर 9वां 10वां 11वां और 12वां। अब बच्चे जो ज़्यादा होशियार है, जो आगे दिमाग नहीं लगाते हैं कि आने वाले समय में कैसा पड़ाव का सामना करना पड़ सकता है, तो वो कहाँ से बना पाएगा भाई। क्योंकि जो खेल 4 वर्ष के अंतराल पे होता भी है तो बीच में कई सारे अड़चने आ जाती हैं। मान लीजिए महामारी आ गया, डिले हो गया। मान लीजिए कहीं युद्ध छिड़ गया तो डिले हो गया। और भी कई सारी प्राकृतिक आपदा आ गए, है ना। तो ये आप कभी नहीं कह सकते हो कि भाई 4 साल के अंतराल पे कोई खेल हो रहा है तो आप जो है 4 4 साल ऐड करते जाओ और आपको एक्यूरेट आंसर मिलता जाएगा। तो ऐसा कभी मन में रखना भी नहीं, गलत में फंस जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 9वां खेल था, जो आपके 1982 में सेकेंड टाइम आपके जो है दिल्ली में करवाए गए थे एशियाई खेल। तो वो उसका क्रमांक था 9th संस्करण, ठीक है भाई। तो ये मैंने जस्ट बताने का काम किया है कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो जो 1982 में दूसरी बार एशियाई खेल हुआ था तो वहां पे खो खो को, है ना, एज ए प्रदर्शनी खेल के तौर पे जो है रखा गया था। प्रदर्शनी खेल के तौर पे रखे जाने का मतलब क्या होता है, जैसे अभी खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 वाले में शिवलंबम जो तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फॉर्म है उनको प्रदर्शनी खेल के तौर पे रखा गया था। प्रदर्शनी खेल का मतलब होता है कि इस खेल में मेडल नहीं मिलेगा, जस्ट लोकप्रियता बढ़ाने के लिए रखा जाता है, ठीक है भाई। इसके अलावा 1936 में बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में इस खेल को प्रदर्शनी खेल के तौर पर रखा गया था। तो अगर आपसे, है ना, कल होके एग्जामिनर पूछ ले कि भाई जो खो खो खेल है उसको ओलंपिक में कब प्रदर्शनी खेल के तौर पर रखा गया, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक। और जो है एशियाई खेल में कब रखा गया, तो 1982 दिल्ली एशियाई खेल, ठीक है। भारतीय महिला और पुरुष टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यहाँ पे हमने मेल वर्जन भी जीते हैं और फीमेल वर्जन भी जीते हैं खो खो वर्ल्ड कप 2025। ये दोनों के दोनों में सेम टीम फाइनल में गया था, भारत और नेपाल, ठीक है। तो दोनों के उपविजेता कौन हो जाएंगे, नेपाल, और दोनों के विजेता कौन हो जाएंगे, इंडिया। यह प्रतियोगिता कहाँ पे कराया गया था, खो खो वर्ल्ड कप 2025, तो ये दिल्ली में कराया गया था। ध्यान रखना वीवीआई कर लेना, क्योंकि ये जो है ना खो खो ना लोग जितना क्रिकेट वगैरह को तवज्जो देते हैं इंडिया के अंदर शायद उतना नहीं देते हैं, है ना, स्टूडेंट भी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है एग्जाम के अंदर। तो आप यहाँ से करके जाओ और सफल हो, ठीक है भाई। कल हमने मैच देखा, काफ़ी मज़ा आया। लास्ट में जब शिवम दुबे का कैच पकड़ा गया तो उस समय तो सांस रुक गई थी, फिर सांस बहुत तेज़ी से चलने लगा और मज़ा आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा, एक नोट करके यहाँ पे लिखा है, फीबा का मुख्यालय जो है मिस स्विट्जरलैंड में है। यह बास्केटबॉल खेल की शासी निकाय है। जैसे मैंने अभी कहा कि भाई फीफा जो है ये फुटबॉल का शासी निकाय है, ये फीबा ये बास्केटबॉल की शासी निकाय है, ये FIVA, है ना, ये जो है आपका इसका है, क्या बोलते हैं अभी जिसको मैं पढ़ाया वॉलीबॉल का है, FIV, ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो है वॉलीबॉल का है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो ये फीबा है बास्केटबॉल वाली, इसकी स्थापना आपकी 1932 में हुआ था। कब हुआ था, 1932 में हुआ था। FIBA, यहाँ पे भी रहेगा तो वॉलीबॉल का होता है, ठीक है, और यहाँ पे बी रहेगा तो बास्केटबॉल का होता है। ये जस्ट पकड़ने के लिए, वैसे शब्दों का क्रम उल्टा पुल्टा है, ठीक है। तो 1932 में आपके फीबा की स्थापना होती है। बास्केटबॉल के लिए शासी निकाय है, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है ना। और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल में मात्र 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में मात्र 5 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में मात्र 6 खिलाड़ी होते हैं और बेसबॉल में मात्र 9 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में मात्र 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये कुछ बॉल वाला खिलाड़ी है, खेल और इनमें खिलाड़ी है। नोट यहाँ करके एक और लिखा है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे अपन शॉर्ट में फीफा कहेंगे। फीफा का मुख्यालय हेडक्वार्टर ज्यूरिख में है, लेकिन इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में हुई थी। तो इनके साथ एक अलगे कहानी है। स्थापना कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस मारना पड़ता है। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फिर ज्यूरिख मारना पड़ता है। ये भैया रेलवे वाले बच्चे जिनको ग्रुप डी देना है, NTPC का मेंस देना है, जिनको ग्रुप डी देना है, ये पहली जो परीक्षा दर्पण है इनको जरूर फॉलो करके जाना, क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्रुप डी में जो है साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। और मैंने जनरल साइंस इसमें जो है अपने हिसाब से बड़े अच्छे से कराया है ना। इतना कि जितना में आपकी एग्जाम में काम चल जाए, तो इसे पढ़ के जाइयो, है ना। आप चाहे तो कंटेंट भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट वीडियो भी देख सकते हैं, जैसा आपको पड़े भाई, है ना। और ये दूसरी रेलवे की सीरीज है, ये जिनको NTPC का मेंस देना है उनको देख के जाना है।
और जिनको ग्रुप डी देना है ये दोनों देख लिए और मॉक टेस्ट लगाए तो कोई दिक्कत होने वाला है? कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये हमारा भैया एसएससी के एग्जाम के लिए टॉपर्स चॉइस अभी अभी आपके जो न्यू एग्जाम वेंडर हैं उनके मॉडल के क्वेश्चन कराए गए हैं का स्टेटमेंट बेस्ड में ज़्यादातर, जैसा कि इस सीरीज में भी मैं करा रहा हूँ। और ये मार्क बूस्टर है जो पैरासीटामोल 2 का जो है इंग्लिश वर्जन का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है। ये हिंदी वर्जन में भी अवेलेबल है और इंग्लिश वर्जन में भी अवेलेबल है, तो आप लोग ले सकते हैं। एक पैरासीटामोल 500 जो मेरा पहला ई बुक आया था वो समय के साथ थोड़ा सा जो है नीचे हो जाएगा, इसीलिए मैं उनकी बात अब नहीं करता हूँ। काकतीय वंश की स्थापना से पूर्व काकतीय शासक किन किन राजवंशों के अधीन कार्य किए थे? जो काकतीय वंश है ना, बाद में एक स्वतंत्र वंश की स्थापना करे काकतीय, है ना, तो ये जो है स्थापना से पूर्व जो है काकातीया, काकातीया होता है एक्चुअली, इस प्रकार से होगा काकतीय, ठीक है। तो ये जो है आपका इस खुद को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित होने से पहले राष्ट्रकूट और चालुक्य के अंतर्गत ये काम कर चुके थे, है ना। तो ये यहाँ पे राष्ट्रकूट और चालुक्य आपका आंसर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। जैसे इसकी छोटा सा और एग्जाम्पल दे दूं, जैसे पुष्यमित्र शुंग का आपने नाम सुना होगा। ये जो पुष्यमित्र शुंगा था ये ब्राह्मण थे, है ना। तो ये क्या थे कि जो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ हुए थे, है ना, तो उनके अधीन ये रहकर कार्य करते थे, मंत्री थे बृहद्रथ के। और मौका देख के बृहद्रथ को क्या किए, टपका दिए, और फिर क्या पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना किए। वैसे ही मान के चलिए यहाँ पे जो काकतीय वंश है ये पहले राष्ट्रकूट में काम किया, चालुक्य में काम किया, और मौका देख के जो है वारांगल में अपना शासन स्थापित कर दिया, और बाद में ये साउथ इंडिया के कई सारे राज्यों में शासन किए और एक जो है महत्वपूर्ण वंश उभर करके आए। आइए इनके बारे में समझते हैं। फिलहाल तो ये कहानी कि भाई ये कैसे होता है ये मैंने बताया, ठीक है। शुरुआत में काकतीय वंश ने वारंगल के आसपास अपना प्रभुत्व जमाया। वारंगल एक जगह का नाम है, इलेक्शन के टाइम में आप सुनते होंगे, है ना। इसके अलावा अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए वर्तमान तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक के कुछ हिस्से और ओडिशा के भी कुछ पार्ट तक जो है इन्होंने अपना शासन स्थापित कर दिया। मतलब वो होता है ना कि पहले बैठने दो फिर टांग पसारने का जगह, तो वैसा ही पहले वारंगल में आए, फिर धीरे धीरे अपनी साम्राज्य की विस्तार जो है करना स्टार्ट किए, और ये साउथ इंडिया के लगभग हर एक पार्ट में लगभग शासन किए। कौन भैया, किसकी बात हो रही है? ये काकतीय वंश की, ठीक है। काकतीय वंश के शासक गणपति देव की पुत्री जिनका नाम रानी रुद्रमा देवी था, इनके ऊपर पिक्चर भी बन चुका है, रानी रुद्रमा देवी के ऊपर। साउथ इंडिया की पिक्चर है, मैंने खुद ही देखा है, ठीक है। तो ये जो रानी रुद्रमा देवी था, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी रुद्रमा देवी की जो विवाह था वो किससे हुआ था? तो चालुक्य राजकुमार राजा वीरभद्र से हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि ये जो है संबंध के माध्यम से, है ना, राज्यों में संबंध स्थापित करना चाहता था। यानी विवाह के माध्यम से नहीं होता है क्या, दोस्त दोस्त कभी जो है समधी बन जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आप समझिए, है ना, कि भाई जो है साम्राज्य विस्तार या फिर दोनों में बनी रहे, इसलिए जो है लड़की का शादी जो चालुक्य का राजा वीरभद्र था उनके साथ इन्होंने करने का निर्णय लिया था। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यार जब चालुक्य के अधीन काम किया था तो फिर आप कैसे बोल रहे हो कि ये चालुक्य में काम किया था? तो मैं आपको बता दूं कि भाई चालुक्य जो है ये किसी एक पार्टिकुलर जगह का नहीं है। इतिहास में आपके 3 जगह, सबसे पहले बातापी या बादामी, ठीक है, फिर बेंगी और फिर कल्याणी, है ना। तो ये इतने जगह की चालुक्यों का जो है वर्णन है। ये बातापी का चालुक्य पहले आता है, इनके संस्थापक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य जो 2 चालुक्य दिख रहे हैं ये भी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो काकतीय वंश की महारानी रानी रुद्रमा देवी हुई, तो ये बेंगी के चालुक्य के राजा वीरभद्र से जो है इन्होंने शादी की थी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को घर में समझ के जाइए। बेटा राजू या बेता राजू भी इसे कहा जाता है, या बेटा राजू भी इसे कहा जाता है, जिन्होंने आरंभ में प्रोल राजा का नाम अपनाया और काकतीय वंश की स्थापना की। यानी काकतीय वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप कहेंगे या तो प्रोल सेकेंड, है ना, इस प्रकार से इनका नाम है भाई, प्रोल सेकेंड, ठीक है, या फिर आप बेटा राजू कह सकते हो। दोनों में से कोई भी चलेगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन
रह सकता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, चूंकि यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश का भी नाम आया था इसीलिए इन्हें भी समझाऊंगा। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्गा तथा इसकी राजधानी मान्यखेट थी। अब देखिए राष्ट्रकूट वंश के बारे में मैं सिर्फ इतना ही समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि इसी सीरीज में मैंने राष्ट्रकूट वंश के सभी महत्वपूर्ण शासक और उनके द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक क्वेश्चन के माध्यम से समझा चुका हूं। अपना एक क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा पुलकेशिन प्रथम, ये चालुक्य वंश का संस्थापक, जो चालुक्य वंश है ना, ये पुलकेशिन प्रथम। अगर आपसे यहाँ पे और थोड़ा सा फुटा करके पूछे कि भाई कौन सा चालुक्य, तो कहना बातापी या बादामी का चालुक्य, ठीक है। इनके संस्थापक माने जाते हैं कौन? पुलकेशिन प्रथम, ठीक है। प्रमुख त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिपक्षीय युद्ध जो आपका हुआ था, इसमें राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार भाग लिए थे। राष्ट्रकूट का संस्थापक अभी अभी आपने दंती दुर्गा को पढ़ा, पाल का गोपाल पढ़ना और प्रतिहार का जो है ठीक है करो ना, प्रतिहार का जो है नागभट्ट प्रथम, ठीक है। तो ये तीनों का संस्थापक आपको याद रखना है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो इसका मामला था कन्नौज। कन्नौज पे अधिकार करने के लिए ये तीनों आपस में जो है लड़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कॉमा के बाद एक पॉइंट लिखा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम आपको अगर समझ नहीं है तो गलती ही करके आओगे कि भाई जब त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ तो लास्ट में किसकी जो है कन्नौज हुई, ठीक है। तो लास्ट में कन्नौज होता है प्रतिहार का, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक के बार जीता और ये रह गया, ठीक है। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था ये बहुत दिन तक चला, सैकड़ों वर्षों तक चला, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ कि भाई पाल को भी हाथ लगा एक बार, लेकिन अस्थायी रूप से। फिर ध्रुव का नाम आपने सुना होगा जो आपका राष्ट्रकूट में है, उनको भी जीत हासिल हुई थी। और लास्ट में जो है प्रतिहार को अस्थायी रूप से जो है कन्नौज पे विजय प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आई होप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए कि ये जो युद्ध हुआ ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में समाप्त हो गया, बहुत दिन तक चला। और जो है जैसे होता है ना कि भाई हाथ में आया फिर छूट गया, तो वैसे ही पाल को भी आया, राष्ट्रकूट ध्रुव को भी आया और लास्ट में प्रतिहार के पास जाके जो है कन्नौज चिपक गया। अगला हमारा एक पॉइंट है, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य शासक जो अंतिम थे मौर्य शासक बृहद्रथ। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन है, तो बृहद्रथ। और प्रथम शासक कौन हुए, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये चंद्रगुप्त मौर्य किसे जो है हरा करके जीते थे, है ना। तो अब नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा के जो है इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करे थे चाणक्य के सहायता से, ठीक है। ये चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कहिए, अभिभावक कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, सब चलेगा यहाँ पे, ठीक है। इस चाणक्य का कई और नाम है, विष्णुगुप्त भी है ना, कौटिल्य भी है, ये बात भी ध्यान रखना। और इन्हीं चाणक्य का एक किताब है अर्थशास्त्र, है ना। अर्थशास्त्र नामक जो किताब है ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, इन्हें भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बृहदत्त थे इनके सेनापति के रूप में कार्य किए थे कौन, पुष्यमित्र शुंग। और मौका देखते ही इनको मृत्यु मतलब मार दिया और फिर इन्होंने जो है शुंग वंश की स्थापना करा, इन्हें भी ध्यान रखना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे मई 2025 में सेमीकंडक्टर डिजाइन R&D केंद्र की स्थापना के लिए किन 2 भारतीय शहरों को चुना गया है। ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, चूंकि सेमीकंडक्टर से संबंधित है तो आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए सबसे पहले जो है चिप वगैरह किसकी बनी होती है, यहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था। जब इस प्रकार की क्वेश्चन एग्जाम में आए थे तो आप कहते हो ये सिलिकॉन के बने होते हैं, चिप है ना, सिलिकॉन के बने होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है भारत चिप वगैरह यानी जो चिप हो गया, ये सेमीकंडक्टर वगैरह, यहाँ पे सेमी अर्धचालक, है ना। तो इनके सेक्टर में भी जो है काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभी हाल में ही मई 2025 में 2 नए सेमीकंडक्टर डिजाइन केंद्र की स्थापना के लिए नोएडा और बेंगलुरु को सिलेक्शन किया गया है। आपको बता दें बेंगलुरु पहले से ही इस प्रकार की चीज़ों के लिए फेमस है। आपको सभी को पता है कि भारत का सिलिकॉन वैली जो है ये आपके बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, है ना। सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है सर साइलेंट वैली, है ना, साइलेंट वैली। तो ये जो साइलेंट वैली वाला शब्द है ना, ये आपको केरल को कहा जाता है, ये जगह है ना।
और ये आपके सिलिकॉन वैली जो है बंगलुरु को कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर नोएडा और बंगलुरु होगा। यहाँ पे जो है सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए सिलेक्शन की हुआ है इन दोनों शहरों का। सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य जो था अपना मोटा भाई का, है ना, गुजरात है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। गुजरात जो है ना, सेमीकंडक्टर नीति अपनाने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात जो है। यहाँ पे बिजनेस मॉडल वाला ये जगह ही है, यहाँ पे लोग बिजनेस में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुजरात से क्वेश्चन पिछले साल काफ़ी धूम मचाया था, इस बार भी मचा सकता है। मोढेरा ये इंडिया का पहला सौर ऊर्जा यानी सूर्य ऊर्जा से संचालित पहला गांव है मोढेरा, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। बाद में कि कक्ष किरण से कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कक्ष का रन क्या है? कक्ष किरण में जो है जो देसी कुरंग है, जंगली गधा है, उनके लिए अभयारण्य है ना। और भी कई सारे कक्ष किरण में कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है ना। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? चलिए आपसे ही पूछ लेता हूँ, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये किस नदी के किनारे है? ऑप्शन भी दे देता हूँ थोड़ा सा तो आपको इजी होगा। सोन नदी, नर्मदा नदी, है ना, और गंगा नदी, और एक यहाँ पे डाल देता हूँ कावेरी नदी। ठीक है, पता चल ही गया होगा बात से ही कि कौन सा आंसर होने वाला है। तो जिनको पता चल गया है कमेंट कीजिए कि कौन सा जो है नदी होगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के किनारे। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा जो परियोजना जो है ये हरियाणा में लगाए जाने की बात कहा जा रहा है ना। तो इसका राइट आंसर हरियाणा होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके से जो है एसएससी खोजते रहते हैं, ठीक है। ये जो है हरियाणा में एक गोरखपुर गांव का नाम है जो आपके फतेहाबाद जिले के पास होंगे। जो हरियाणा के होंगे वो बेटर जानते होंगे। तो यहीं पर इस प्रकार की परियोजना लगाने की जो है पुष्टि की गई है। वैसे गोरखपुर जो बड़ा वाला शहर है वो आपके उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ साहब, है ना। हाल में ही एआई एंड इंटेलिजेंट सिस्टम सुपर हब, है ना, को किस आईआईटी में प्रस्थापित किया गया है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको आईआईटी कानपुर आंसर करना पड़ेगा। हाल में ही आई इवेंट सुपर हब, है ना, किस आईआईटी में प्रस्थापित किया गया है? तो आईआईटी बॉम्बे आपको आंसर करना पड़ेगा। ये आईआईटी से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को ध्यान रखना। बाद में कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस 5 ईयर प्लान के अंदर देश में 5 आईआईटी की नींव रखी गई? तो उसका आंसर है फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में देश में 5 आईआईटी की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई निचली अदालत किसी मामले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मानती है, जो भी निचली अदालत है उनके पास अगर कोई मामला जाता है और उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे अधिकार में तो आता ही नहीं है, ये मेरे अधिकार में तो आता ही नहीं है ना, तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाता है? ठीक है, तो उस हिसाब से जो उस समय रिट जारी किया जाता है ये प्रोहिबिशन रिट जारी किया जाता है ना। निषेध होगा इसका हिंदी, है ना। इसके अलावा उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करता है रिट जारी करने के लिए, और 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। जो पांचों प्रकार के रिट यहाँ पे हमने नीचे एक एक करके लिख दिया है। इसकी जो भाषा है अपना ओरिजिनल वाला फॉर्म है ना, वो भी लिख दिया हूँ, क्योंकि अगर हैवेस कॉर्पस लिख देता है तो बच्चे नहीं समझ पाते कि इसका हिंदी क्या होता है, इसलिए हिंदी भी लिख दिया हूँ। तो जो हैवियस कॉर्पस है इसका हिंदी होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को अवैध हिरासत से छुड़ाने के लिए, है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब सशरीर प्रस्तुत करो, इसका जो है अर्थ होता है ना। यानी अगर किसी को गिरफ्तार वगैरह कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर जो है किसी भी न्यायालय के समक्ष उनको शरीर के साथ प्रस्तुत करना होगा। ऐसा नहीं कि ये वहाँ है हम आए हैं, है ना, कहाँ है भाई जिनको गिरफ्तार किए हो। तो ये एक अच्छा है, ये मानव हित में है, नहीं तो पता नहीं कितने लोग गिरफ्तार हो जाते। इनके अलावा मैंडेमस, है ना, परमादेश, आदेश से मिलता जुलता शब्द है तो आपको पता चल गया होगा। जो सरकारी अधिकारी या संस्थान होते हैं उनको अपना कर्तव्य निभाने के लिए यह आदेश जारी किया जाता है। इनके अलावा प्रोहिबिशन, यहाँ पे रोक लगाएगा। निचली अदालत ट्रिब्यूनल को अधिकार से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए, ठीक है। इनके अलावा जो है यहाँ पे सिट्रियोररी, इस प्रकार से अधिकार पत्र निचली अदालत ट्रिब्यूनल का गलत आदेश निरस्त करने के लिए है ये, ठीक है। ये कोआरंटो
पदाधिकार परीक्षण, किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर अधिकार की वैधता जांचने के लिए, जैसे होते हैं ना कि ये एलिजिबल तो है ही नहीं और ये भी कर रहे हैं वीडियो का काम, जैसे आपने कौन सा भैया आईपीएस मिथिलेश को देखा होगा जो पिछले साल वायरल हुआ था ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर केवल मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की रक्षा करने हेतु रिट जारी कर सकता है। ठीक है, बाद में जो ये जो है ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सिर्फ मौलिक अधिकार वाले मामलों पर ही रिट जारी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक के प्रकार का रिट जारी करते हैं, है ना, लेकिन वो मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है ये आपको सभी को पता है कि जो संविधान के भाग 3 है ना, जिसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट वाले पोर्शन को कहा जाता है। तो उन्हीं में आपका आर्टिकल 32 एग्जिस्ट करता है और इसी 32 का प्रयोग करके जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं और इसी 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकार वाले मामले में रिट जारी करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 में चाहे मौलिक अधिकार हो चाहे अन्य कोई बात हो, सभी तरीके के मामले के मतलब के ऊपर रिट जारी कर सकते हैं। तो यहीं पर मैंने अगले पॉइंट में यही चीज लिख दिया हूं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए समर्पित है, जबकि अनुच्छेद 226 मौलिक और अन्य कानूनी अधिकार दोनों को समाहित करता है या देखता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 के अनुसार रिकॉर्ड अभिन्यायालय होगा, उसी प्रकार से जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 215 के अनुसार रिकॉर्ड न्यायालय होगा। ये रिकॉर्ड नाम से ही स्पष्ट है कि ये क्या होना चाहिए, कई बार एग्जांपल दे चुका हूं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 से जो है परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय वाला जो परामर्श है वो प्राप्त करता है। ये भी राष्ट्रपति से पूछे जाते हैं। वैसे राष्ट्रपति से मैंने पकानी कोका द्वियोदशम आपको पढ़ा दिया है, पकानी कोका द्वियोदशम, है ना, इनका पूरा फुल फॉर्म बता दिया है ना। 52 से लेकर 61 तक के आर्टिकल बैठा दो और पहला अक्षर से खुद ही सोचो क्या होना चाहिए, पद, कार्यपालिका का प्रधान, निर्वाचन, है ना, इस प्रकार से। इनके अलावा इसके अलावा भी कई आर्टिकल है जो राष्ट्रपति साहब से पूछे जाते हैं, जैसे आर्टिकल 72 ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। आर्टिकल 1 to 3 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल जो है 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल जो है यहाँ पे 148 जो कैग की नियुक्ति है उससे संबंधित है। आर्टिकल 76 महान्यवादी की नियुक्ति से संबंधित है ना। तो यहाँ पे राष्ट्रपति साहब की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बहुत सारी जिम्मेवारी हैं इनके ऊपर, बहुत सारे पदाधिकारी इनकी नियुक्ति करते हैं और हर चीज के लिए एक आर्टिकल होते हैं इनके पास, है ना। 108 राष्ट्रपति साहब ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं जो संसद के, है ना, 108 इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मैंने ये सिर्फ ये बताने का काम किया राष्ट्रपति साहब का जो कुछ आर्टिकल आपको याद दिलाना चाहा, बाद में कि आपकी या टैलेंट नहीं हो जी, ग्रेजुएट हो कम हो जी, बस ज़रूरत है एक सही डायरेक्शन में जाने की, है ना, और क्या है ज़रूरत। इसके अलावा यहाँ पे 143 बता ही दिया है मैंने। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश जस्टिस हीरालाल कानिया, ये बहुत ही लो लेवल की क्वेश्चन है लेकिन आज भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और उसी प्रकार का एक सुकुमार सेन, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त, है ना, सुकुमार सेन, है ना, तो इन्हें भी पूछा जाता है, सुकुमार सेन को। ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी अब हमारे बीच नहीं है, फातिमा बीवी जो है अब हमारे बीच नहीं है। ठीक है, और हाई कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश, वो भी मुख्य न्यायाधीश कौन हुई थी, लीला सेठ। कौन से हाई कोर्ट का, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई जो है महिला सीजेआई नहीं बनी है। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल के वर्षों में न्यायाधीशों का क्रम आपको याद रखना है। ज्यादा 30 मार खान मत बनो, मुँहे भरो गिरोगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और आपको अगर एक भी अनबैलेंस हुआ तो क्वेश्चन का आंसर गलत कर दोगे। तो कम से कम 4-5 जरूर याद रखें। पिछला देखिए बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं, ठीक है भाई, है ना। तो यहाँ पे एन
एन रमन्ना ये 48वें नंबर का जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। यूई ललित ये 49वें नंबर के थे। डीवाई चंद्रचूड़ साहब 50वें नंबर के थे। संजीव खन्ना साहब 51वें नंबर के थे। और 52वां नंबर के कौन है, इतना तो मैं आपसे पूछ ही सकता हूं। तो यहाँ पे जो है मैंने कौन लिख दिया है, आप लोग बताना, आप लोग बता देना। मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं, उनके नाम में भूषण आता है ना। अब इतने से कर पाया तो ठीक ना। इनके अलावा राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? राइजिंग इंडिया शिखर सम्मेलन 2025 भारत के किस शहर में जो है इनकी बैठकी की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है, याद रखना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो बैठक होते हैं वो तो जनरली बच्चा कर लेते हैं, लेकिन जो देश के अंदर होते हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, यहीं पर गलती कर जाते हैं। ठीक है भाई। तो राइजिंग भारत शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? युवाओं की आकांक्षाएं, बड़ा सपना देखो और अधिक प्राप्त करो। और जो 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, तो उनमें युवाओं का जो योगदान होगा, उनकी भूमिका को चिन्हित करना, ऐसा लक्ष्य रखा गया था। ठीक है भाई। अब लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है, मेरा सभी क्वेश्चन आंसर की लैंग्वेज अपना प्रॉपर होता है। आपको समझाना चाहता हूं कि भाई आपको याद रह जाए। ठीक है ना। 2047 तक विकसित भारत में युवाओं की भूमिका को चिन्हित करना, है ना। इसके अलावा नवा नैन्थ राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन ये उड़ीसा में हुआ है। नवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जो है ये उड़ीसा में हुआ है, पुरी में हुआ है, जगन्नाथपुरी। बोलो जय जगन्नाथ, है ना। इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब के द्वारा किया गया है। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था जो स्ट्रक्चर है उनमें सुधार लाना, रेक्टिफाई करना। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन, अब यहाँ पे आध्यात्मिक शब्द लगा है, मतलब इसकी विषय भी कुछ इसी प्रकार के होंगे, है ना। तो इसका आयोजन जुलाई 2025 में आपके बनारस में किया गया है। बनारस से 2-3 क्वेश्चन याद रखना। बनारस में देव दिवाली मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बनारस में मसान होली खेली जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। रही बात गंगा आरती की, तो गंगा आरती बनारस में और उत्तराखंड के कई जगह पे होते हैं, हरिद्वार इत्यादि में, तो ये इतना फेमस नहीं होंगे, लेकिन है तो फेमस, लेकिन एग्जाम में नहीं आएंगे। बाद बाकी ये 2 चीज़ जरूर याद रखना। बाद बाकी खिचड़ी, ये खिचड़ी का त्यौहार भी आपसे पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में ही होता है खिचड़ी का त्यौहार, है ना। इसके अलावा बनारस को जो है बनारस को और क्या कहा जाता है भाई? बनारस को जो SCO है ना, SCO संघाई सहयोग संगठन, है ना, तो इनकी जो है राजधानी है बनारस। इन्हें भी ध्यान रखना, ठीक है, आध्यात्मिक टाइप से जुड़ा हुआ शब्द के साथ, है ना। इनके अलावा यहाँ पे मैंने क्या बताना है, इसकी विषय बताना है जी। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जुलाई 2025 में बनारस में किया गया था, और यहाँ पे जो है नशा मुक्ति पे ध्यान दिया गया है, और लक्ष्य रखा गया है कि 2047 तक, है ना, नशा मुक्त भारत हो, है ना। इनके अलावा बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में किए गए हैं। और जो मेन वाला बिम्स्टेक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ शायद, ये वाला पॉइंट, है ना। जो मेन वाला बिम्स्टेक है वो हुआ था इसी साल, कहाँ पे? थाईलैंड के अंदर। भैया रगासा नामक तूफान आया है यार, काफ़ी जो है धूम मचा दिया यार रगासा, है ना। आपने भी सुना होगा, रगासा तूफान का नाम है, अभी आया है, ठीक है, हांगकांग वगैरह में। ये थाईलैंड में हुआ था आपका बिम्स्टेक, और ये क्या होता है बता चुका हूँ। और इनकी जो अध्यक्षता मिला है बिम्स्टेक का आगामी 2 वर्षों के लिए, ये मिला है बांग्लादेश को, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये युवा बिम्स्टेक है, जो मेन वाला बिम्स्टेक वो थाईलैंड में हुआ था, जहाँ पे अध्यक्षता बांग्लादेश को दिया गया है नेक्स्ट बैठकी के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो आपका स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको पहचानना है। चलिए स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। पहला स्टेटमेंट है, भारत में उपग्रह डेटा के अधिग्रहण और उनके प्रसंस्करण के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC कार्य करता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस डाल दीजिएगा, कार्य करता है ना, क्योंकि कार्यकर्ता का मतलब होता है कोई आदमी, ऐसा नहीं। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1969 को हुआ था। तो जो राइट है वही बताना है ना, तो ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल रॉन्ग है। जो DRDO की स्थापना हुई थी ना, ये 1958 में हुई थी, वो भी आपका जो है 1 जनवरी को, तो सही लिखा है 1 जनवरी 1958 को हुआ था। और ये जो 1969 है, इसमें जो एक मेजर चीज़ का स्थापना हुआ था
ये है इसरो। हालांकि इसरो का जो मेन ओरिजिन है उसकी स्थापना 1962 में ही हुआ था, वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये कैसे होता है, नीचे समझेंगे। चलिए, तो स्टेटमेंट 1 राइट एंड सेकेंड जो है रॉन्ग है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। यह दिल्ली में स्थित है। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आदर्श वाक्य है बलस्य मूलंग विज्ञानम। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष बहुत दिनों से समीर भी कामत साहब है। इनका जो है एक कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया है। ये 2025 में ही इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन इनको 1 साल के लिए जो है एक्सटेंशन मिल गया है। डीआरडीओ जो भारत के प्रमुख रक्षा अनुसंधान एजेंसी है ने हाल के ही वर्षों में कई सारे मिसाइल जो है इजाद किए। अग्नि है, पृथ्वी है, ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस में थोड़ा सा स्टार लगाएंगे, इनको समझाऊंगा। जैसे मिसाइल अर्जुन टैंक है, नेत्रा है ना, अस्त्र है ना, और कई सारे अत्याधुनिक जो है मिसाइल और मिसाइल सिस्टम को इजाद किया है। ये ब्रह्मोस जो है ये सिर्फ डीआरडीओ की पहल नहीं है। अच्छा, बहुत सारे मिसाइल वगैरह जो है डीआरडीओ खुद से न बना करके सहयोग से बनाते हैं, और उनको कई बार आपने जो हाल होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड वो भी मदद करते हैं, और अन्य संस्था भी मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बताया कि इन सब जो मतलब ये सब जो मिसाइल वगैरह हैं इनमें डीआरडीओ का हाथ है। ठीक है, अब ये जो ब्रह्मोस है, इस ब्रह्मोस में इंडिया का डीआरडीओ काम करता है, और जो है आपका रूस की रक्षा संस्था एनपीओ काम करता है। ठीक है, नपोम होता है एक्चुअली, नपोम, हाँ, या नपोम, हाँ नपोमे है। ठीक है, और ये जो ब्रह्मोस लिखा गया है ना, ये 2 नदियों के नाम पे है। ठीक है, ये जो है आपका इंडिया के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से लिया गया है, ब्रह्मा, है ना, और रूस के मस्कोवा नदी से लिया गया है आगे का टर्म। ठीक है, तो ये ब्रह्मोस जो है ये 2 नदियों से मिलकर के बना है। और आपने जो अभी हमारी लड़ाई हुई थी अपने पड़ोसी से, तो उनमें इनका कमाल आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, इनके अलावा हाल में ही डीआरडीओ ने आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर अस्त्र का सफल परीक्षण किया है ना। अब ये वाली क्वेश्चन अगर करंट सेक्शन से पूछता है तो इसका फुल फॉर्म पूछेगा, है ना, BVRAAM का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये जो अस्त्र है ना, ये इस प्रकार की मिसाइल है ना, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयरक्राफ्ट मिसाइल। अब देखिए ये बियॉन्ड विजुअल रेंज है, ये दिखाई नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो ये अस्त्र का परीक्षण हो गया है। ये कहा जा रहा है ब्रह्मोस से भी खतरनाक। डीआरडीओ ने 2025 में एक्सीडेंटेड टेक्जरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका भी फुल फॉर्म याद रखना। रेलवे वाले एनटीपीसी CBT-2 देना है, मेरे तरफ से इन दोनों में से एक तो रख ही लो, आपके एग्जाम में आवेगी। ठीक है ना। यह सफल परीक्षण किया गया है। यह जमीन, समुद्र या हवा से लॉन्च की जा सकती है। ये कितने खतरनाक है आप समझ सकते हैं। ये कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, ये तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है, जमीन, हवा, वायु और अपना लिक्विड मतलब जल। ठीक है, और इनकी फुल फॉर्म दोनों को याद रखना। तो ये भी डीआरडीओ के ही द्वारा और ये भी डीआरडीओ के ही द्वारा। तो हाल फिलहाल में डीआरडीओ के ये 2 काम आपको याद रखना है। क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इसकी भी स्थापना डीआरडीओ ने दिल्ली में किया है। ये भी ध्यान रखना, ये मई 2025 की बात है। तो ये डीआरडीओ से हमने 3-4 पॉइंट आपको करंट सेक्टर से दिया है। अब आते हैं हम इसरो के ऊपर। इसरो की स्थापना देखिए 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इनकी जो हेड क्वार्टर है या फिर ये जो स्थित है, ये बंगलुरु में स्थित है। इनके कई सारे उपलब्धि है, उपलब्धि हमने पहले ही गिना दिया है। जो भारत के पहला मिसाइल कौन सा, सॉरी उपग्रह कौन सा है, स्वदेशी उपग्रह कौन सा है ना, पहला मौसम उपग्रह कौन सा है ना, ये सब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। इसके अलावा चंद्रयान फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कब कब आया, थर्ड की क्या कौन सी रॉकेट से लॉन्च किया गया, कहाँ से लॉन्च किया गया, ये लॉन्च करने के बाद इंडिया कितनवें नंबर का जो है चांद पे पहुंचने वाले आदमी बने, ये सभी मैंने बता दिया हूँ। गगनयान जो आने वाली है उसमें जो रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम क्या है, व्योमिका है, तो इस प्रकार से जो है आपको बता दिया हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे इतना बताने का काम करूंगा, है ना। पहले यह भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंस्कोपार के नाम से जाना जाता था, और इस इंस्कोपार की स्थापना जो है 1962 में हुआ था। ठीक है, इंस्कोपार की स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी। और किसके प्रयास से हुई थी, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब थे,
है ना। लेकिन जो इनकी मतलब इनमें जो सबसे बड़ा योगदान रहा इनको बसाने का, इनमें रहा विक्रम साराभाई साहब का। इसीलिए जो है इनडायरेक्टली अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई इसरो के पहले चीफ कौन थे, तो विक्रम साराभाई का जो है नाम आता है, ठीक है। बाद में यही इंकोस्पार जो है आपका इसरो में कन्वर्ट हो गया 1969 में, थोड़ा सा इसका शॉर्ट नाम कर दिया गया, ठीक है। आपसे कोई पूछता है कि ये इसरो की स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो आप कहेंगे फोर्थ पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। तो ये इतना बात ध्यान रखना। और इसरो की स्थापना के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कहना है सर इंदिरा गांधी जी, है ना। इंदिरा गांधी जी जो है इसरो के स्थापना के समय प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अब सोमनाथ साहब बदल चुके हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर वी नारायणन जो है इसरो के नए अध्यक्ष हैं, सोमनाथ साहब का स्थान लिए हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसरो ने निसार को अभी लॉन्च किया है कुछ एक दिन पहले, और इसको जो क्वींस रॉकेट से लॉन्च किया है ये आपको ध्यान रखना है। GSLV F16 रॉकेट से लॉन्च किया है। यह नासा और इसरो का एक संयुक्त उपग्रह है। नासा कौन है आप सभी को पता है, नासा USA का जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। तो इन दोनों की संयुक्त परियोजना है जो कई सारे चीज़ों के लिए भेजा गया है ना। इनके अलावा NRSC या राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का ही एक जो है इकाई कह सकते हैं, और जो उपग्रह और हवाई डेटा से भूस्थानिक जानकारी प्राप्त करने और प्रसारित करने का काम करता है। यह केंद्र विभिन्न अनुप्रयोगी जैसे आपदा प्रबंधन, है ना, और प्राकृतिक संसाधनों के लिए डेटा उत्पाद तैयार करता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछता है, तो आपसे पूछता है कि NRSC की जो है हेड क्वार्टर कहाँ है, ये कहाँ स्थित है। और अगर कथन के रूप में क्वेश्चन पूछा, जैसा कि आजकल ट्रेंडी है, तो आपको इतनी जानकारी होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, ये किसकी संस्था है, और इसका काम क्या है मोटे मोटे तौर पे। आजकल इतना किए किसी चीज़ के बारे में, तभी आप जो है 100% श्योर हो सकते हो कि मैं बना लूंगा, अगर यहाँ से एग्जामिनर ने टक किया तो, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र संशोधन संवेदन संस्थान, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान, ये भी इसी प्रकार का है ना। लेकिन इसमें देखिए ये भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है, और पहले वाला क्या है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र है। ये केंद्र है और ये संस्थान है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मुख्यालय में सीधे जो है आकाश पाताल का फर्क हो जाता है। एक हैदराबाद में और दूसरा सीधे देहरादून में, ठीक है। एक हिमालय की गोद में डायरेक्ट है ना भैया, देहरादून में, है ना। तो यहाँ पे इसकी मुख्यालय देहरादून में हो गया। आप देखिए ये भारतीय अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसके भी जो माए बाप है, यानी जो हेड है, ये भी इसरो ही है। तो ये भी इसरो से ही जुड़ा हुआ संस्था है, ठीक है। इनके अलावा, है ना, इसरो का जो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी केंद्र है ना, जिसे हिंदी में मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र कहा गया है, ये हासन कर्नाटक में था। इसका दूसरा ब्रांच मध्य प्रदेश के भोपाल में भी है, और ये भी इसरो से जुड़ा हुआ जो है संस्था है। यह सुविधा इसरो के सभी भू स्थिर और भूतुल्यकाली उपग्रहों की निगरानी और नियंत्रण करती है ना, कंट्रोल करती है, ठीक है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के भारतीय लोक नृत्य, लोक कला इत्यादि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ना। पहला जो स्टेटमेंट है हमारा, है ना, आदिवासी लोक नृत्य गुसादी तेलंगाना राज्य से संबंधित है, जो मुख्य रूप से राजगोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आपको पता होगा कि 2021 में इसी नृत्य को आगे बढ़ाने के लिए कनक राजू का नाम आपने सुना होगा, उनको पद्मश्री दिया गया था, ठीक है। तो इस कारण से भी ये एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे पहला जो स्टेटमेंट है राइट है। स्टेटमेंट 2 है थवल चुंगवा नृत्य मणिपुर में याओसांग त्योहार के अवसर पे किया जाता है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है। जो थवल चुंगवा नृत्य होता है ना, ये थवल का मतलब होता है ना नृत्य, और चुंगवा का मतलब होता है, मैं थोड़ा उल्टा हो सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत दिन याद किया था, है ना, कि भाई जो मतलब चांद की किरण होती है ना, उनमें ये नृत्य किया जाता है, और इसमें जो है मेल फीमेल दोनों भाग लेती है ना। तो इन दोनों शब्द का अलग अलग अर्थ है, एक का चांदनी दूसरे का नृत्य। अब इसमें से कौन सा है ये मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि ये मणिपुरी शब्द से है ये वाला थवल चोंगवा, ठीक है। होली के समय यह नृत्य होता है, ठीक है।
उपयुक्त दोनों कथन यहाँ पे राइट हो गया है। गुसाडी लोक नृत्य राजगोंड जनजाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य मुख्य रूप से दिवाली के बाद डंडारी त्योहार के अवसर पे किया जाता है। देखिए ये इस क्वेश्चन को एक अलग लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि तेलंगाना में दिवाली के बाद इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो आप जो है गुसाडी नृत्य आंसर लगा सकते हो, या फिर तेलंगाना में दिवाली के बाद जो है कौन सा त्यौहार मनाया जा सकता है, तो आप जो है यहाँ पे डंडारी आंसर लगा सकते हो। तो दोनों बात आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, गुसादी नृत्य शैली के संरक्षण में उनके प्रयास के लिए कनक राजू को 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मैंने अभी अभी ये बात करा है ना। कनक राजू गुसादी के जो है गुरु कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा तेलंगाना के प्रमुख लोक नृत्य में आएंगे तो गुसादी, धीमसा, लंबाड़ी। पहले ही बता दूं, तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से जो है अलग हुआ है। इसका मतलब कई सारे ऐसे नृत्य होंगे जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में होता होगा। इन चीज़ों को मैं नीचे समझाऊंगा, पहले ये लाइन पढ़ लीजिए। तेलंगाना के मुख्य लोक नृत्यों में गुसादी, धीमसा, लंबाड़ी, डप्पू, पेरनी शिव तांडवम, कोया नृत्य, मथुरी, बथुकुम्मा नृत्य, ये सब आपके, एक बोनालू भी यहाँ पे लिखेंगे, है ना, त्योहार भी नृत्य भी, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है आपके, एक मेला लिख लेना यहाँ पे काफी पॉपुलर है, मेदराम जाथरा, है ना, मेदराम जथरा, है ना, इस प्रकार से जतरा था होता है एक्चुअली। तो ये भी लिख लेना, ये तेलंगाना के लिए, ठीक है। ये तेलंगाना में ये सब आपको देखने को मिलेगा, है ना। जो बोनालू है ये देवी काली के मतलब देवी काली के सम्मान में किया जाता है, और इनमें जो है माथे पे मटका लेके नृत्य किया जाता है। वैसे इंडिया में कई सारे नृत्य है जो माथे पे तमघैल, कलश या मटका इत्यादि लेके नृत्य किया जाता है, उन्हीं में से एक बोनालू भी है, ठीक है। ये जो बथुकम्मा है ये देवी गौरी को समर्पित है। वहाँ पे बथुकम्मा फूलों से बनाया जाता है, देवी गौरी को समर्पित है तेलंगाना के अंदर। और ये जो मेदराम जात्रा है ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, ठीक है। और इस जनजातीय मेला में जो सबसे ज़्यादा लोग भाग लेते हैं ये कोया जनजाति के लोग भाग लेते हैं, ठीक है। कल या परसों हमने आपको पढ़ाया था कुई, नहीं इसी क्वेश्चन में मिलेगा, कुई जनजाति, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, उड़ीसा में। ये है कोया, कोया भी मिल सकता है उड़ीसा में, लेकिन तेलंगाना के जो मेदराम जात्रा है वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में कई लोक नृत्य प्रचलित है जिसमें कुचिपुड़ी, ये तो आपके क्लासिकल डांस है तो ऐसे ही आपको पता होगा। भामाकल्पम, ये जो भामाकल्पम है ये कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ ही एक प्रकार का नाट्यका है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कई बार पूछ देता है कि भाई जो भामाकल्पम है वो किस नृत्य से जुड़ा हुआ नाट्यका है, तो आप कहेंगे कुचिपुड़ी से, ठीक है। जोगई और चोलाम किस नृत्य से जुड़ा हुआ जो है नृत्य है, जोगई जो फॉर जम्मू, ठीक है। जोगई और चोलाम, तो ये आप कहते हो कि जोगई और चोलाम जो है ये आपके मणिपुरी नृत्य से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से ये जो भामाकल्पम है ये आपके कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है। गोलकल्पम भी कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बिलासनी नाट्यम, दप्पू, अभी मैंने कहा देखिए दप्पू यहाँ पे आपको तेलंगाना में भी देखने को मिल रहा है, दप्पू आपके आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बुट्टा बोमालू, कोलाटम, तपेट्टा गुल्लू, धीमसा जो है ये आपके तेलंगाना में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। बोनालू देखिए मुख्य रूप से जो है तेलंगाना का है, बोनालू मुख्य रूप से तेलंगाना का है। अगर तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है तब आंध्र प्रदेश के साथ जाएंगे। देखिए नृत्य वाला क्वेश्चन आपसे गलती क्यों होता है, क्योंकि आप समझ को विस्तार नहीं करते हो। अब मान लीजिए कि भाई छठ पूजा कहाँ का त्यौहार है, आपसे पूछ दिया, ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, है ना, उसके अलावा मैंने लगा दिया यहाँ पे महाराष्ट्र, और इनके अलावा मैंने लगा दिया यहाँ पे राजस्थान। अब इन चारों में कौन सा आंसर मारोगे, क्योंकि बिहार तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि जहाँ का मेन है। तो इस हिसाब से मुझे झारखंड आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार जो है, बिहार से ही झारखंड निकला है, तो उत्तर प्रदेश के तुलना में ज़्यादा धूमधाम से यहाँ पे होता होगा, ठीक है। यहाँ के लोग ज़्यादा करते होंगे, ठीक है। वैसे उत्तर प्रदेश में भी जो पूर्वीय इलाका है वहाँ पर भी छठ होता है, लेकिन फिर भी इन चारों में हम तो झारखंड को सिलेक्ट करेंगे। चलिए, इनके अलावा लंबाडी भी यहाँ पे देख रहे हैं जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों में है, ठीक है। इसके अलावा अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में, और बहुत बार ऐसे होते हैं कि दो जगह होते हैं वो दोनों ऑप्शन ही देते ही नहीं, एग्जामिनर भी आपके साथ इतना नाइंसाफी तो नहीं करता होगा। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिए गए नोबेलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है ना।
देखिए अल्फ्रेड नोबेल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके सम्मान में तत्वों का नाम रखा गया है, और मोस्ट ऑफ द केस में आप देखेंगे कि जो 100 से ऊपर वाला तत्व है या फिर 90 से ऊपर वाला तत्व है, उनका नाम जो है वैज्ञानिक के नाम से मिलता जुलता है। ऐसा नहीं है कि ये बात अटल सत्य है, वैसे 67% के पास भी जो है वैज्ञानिक के नाम वाला तत्व है, लेकिन ज़्यादातर केस में 90 से ऊपर में आप देखने को मिलेगा। तो ये जो नोबेलियम है इसका परमाणु क्रमांक 102 होता है। नोबेलियम के परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? 102 होते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेलियम का नाम रखा गया है। यह एक रेडियो सक्रिय तत्व है। रेडियो सक्रिय तत्व मोर देन 80 या 82 है ना, इतने से अगर ज्यादा आपके परमाणु क्रमांक है तो उसे रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। ठीक है, इसकी रासायनिक सूत्र NO होता है 9, परमाणु क्रमांक 102 होता है। और जो अल्फ्रेड नोबेल साहब हैं इनको तो बताना ही, पूछना ही नहीं आपको भाई कौन थे। डायनामाइट के आविष्कारक थे, यहाँ पे लिखा है, और इन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है ये आपके 1901 में स्टार्ट हुआ था, और अभी जो है जब स्टार्ट हुआ था तो 5 सेक्टर में, लेकिन वर्तमान में ये 6 सेक्टर में दिया जाता है, क्योंकि बाद में 1969 में पहली बार जो है आपके इकोनॉमिक्स के अंदर भी नोबेल पुरस्कार दिए गए थे रेगनर फ्रिश और जॉन टेनवर्ग को। ठीक है, इनके अलावा कुछ अन्य वैज्ञानिक के नाम पर रखे गए तत्वों के नाम तथा उनके परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। जैसे आइंस्टीनियम, ये आइंस्टीन के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने E बराबर mc² दिया है आपका, है ना। ठीक है, तो इनके नाम पे दिए रखा गया है, इसके परमाणु क्रमांक 99 होते हैं। इसी प्रकार से क्यूरियम, ये क्यूरी मैडम क्यूरी और पेरे क्यूरी के नाम पे रखा गया है, जो इसका संकेत होता है CM होता है, 96 है ये। इविनडबनियम परमाणु क्रमांक 105, इसका मूल नाम हैनियम ऑटो हैन के नाम पे रखा गया था, जिसे बाद में बदल दिया गया। रदरफोर्डियम है ना, रदरफोर्ड के नाम पे रखा गया है, 104 है इनका परमाणु क्रमांक। माइटेनेरियम, इनका नाम जो है लीस मैटर के नाम पे रखा गया है। नोबेलियम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। मेंडेलिवियम जो मेंडेलीव थे उनके नाम पे रखा गया है, 101 परमाणु क्रमांक है मेंडेलियम का। ठीक है, फर्मियम फर्मी के नाम पे, एनरिको फर्मी के नाम पे रखा गया है, परमाणु क्रमांक 100 है। सिकोरियम है ना, ग्लेन सीवर्ग के नाम पे रखा गया है, SG है ना। इसके अलावा टेनिसिन है ना, ये जो है आपके टेनेसी नगर जो है अमेरिका में, उनके नाम पे रखा गया है। तो कल हो के अगर कोई पूछे भाई अमेरिका के किस नगर के नाम पे जो है आपका परमाणु कोई तत्व का नाम है, तो टेनिसिन। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो नीचे आएगा, किस संगीतकार के नाम पे जो है हीन ग्रह का नाम रखा गया है या क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है, तो पंडित जसराज। ठीक है भाई, इनके अलावा रोएंटेजियम, ये विलियम रोएंटजन के नाम पे रखा गया है, जो एक्स किरण के फाउंडर है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो भी है यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक के नाम पे रखे गए तत्व हैं। ठीक है, और नीचे और जो देख रहे हैं आप 2 लाइन, ये क्या है? लेंथेनाइड और एक्टोनाइड होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसमें SPDF ब्लॉक के तत्व कैसे कहेंगे, तो पहले दोनों को S कहेंगे, 3 से 12 तक को D कहेंगे, ऊपर वाले जो 13 से 18 तक हो गए इसको क्या कहेंगे? P कहेंगे, और नीचे को क्या कहेंगे? F ब्लॉक कहेंगे। ठीक है, और सभी ग्रुप को क्या कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था भाई। सबसे लास्ट में इनर्ट गैस नोबेल गैस फैमिली है ना। इसके अलावा हेलोजन सेकेंड लास्ट यानी 17वां ग्रुप में है ना। ऑक्सीजन वाले ग्रुप को कैल्कोजेन कहा जाता है, 15वां जो आपके हैं, है ना, 15 14 13। ठीक है, 15 को नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर है ना। इस प्रकार से जो है आप याद रखेंगे, कई बार पढ़ा चुका हूँ तो सीधे आगे निकल जाता हूँ। 5 सितंबर 2024 को कुल कितने शिक्षकों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 82 शिक्षक को। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में 82 चयनित शिक्षकों को पुरस्कार दिए हैं ना 2024 के लिए। नोट, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के तहत शिक्षा मंत्रालय जो शिक्षकों को सिलेक्ट करके दिया कि भाई इन्हें पुरस्कार दिया जाना है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 50 शिक्षकों का सिलेक्ट किया गया था। दोनों एंगल से बताने का काम कर रहा हूं, जैसे क्वेश्चन पूछे आपको गलती नहीं करना है, या नहीं कि मैं 82 पढ़ा दिया और आपसे यहाँ पे एग्जामिनर में पूछा कि भाई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कितने शिक्षकों को जो है योग्य पाया गया, तो 50 ही आंसर करना, 82 नहीं। लेकिन मिला है कितने को? है ना, 82 को मिला है। अब इसमें से 32 कम है ना, तो 16 हायर शिक्षा के लिए और 16 एक अन्य शिक्षा के लिए दिया गया है, इसीलिए 32 अलग है और 50 शिक्षा मंत्रालय के चुने गए शिक्षकों को, तो टोटल 82 पुरस्कार दिए गए। वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए 17 बच्चों का सिलेक्शन किया गया था और दे भी दिया गया। उसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां थी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
वर्ष 2024 के लिए कुल 132 पद्म अवार्ड बांटे गए, जिनमें आपके कैटेगराइज है 5 पद्म विभूषण, 17 भूषण और 110 पद्मश्री। 2025 के लिए 139 पद्म अवार्ड बांटे गए, 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री, है ना। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, वर्ष 2024 के लिए कुल कितने अर्जुन पुरस्कार बांटे गए, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं। अर्जुन अवार्ड जो है ये कितने लोगों को दिया गया 2024 के लिए, है ना। या फिर अगर टुडे एग्जाम का जो टॉपिक वाइज कंपाइल आपको मिलता है वहां भी देख लिए होंगे तो आराम से याद रहा होगा। वर्ष 2024 के संगीत नाटक अकादमी के द्वारा एकमात्र बार दिया गया संगीत नाटक अमृत पुरस्कार के लिए 86 विजेताओं को सिलेक्शन किया गया था। ये जो है वन टाइम फेवरेट क्वेश्चन है और ऑल टाइम रहेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है ये वाला पुरस्कार नहीं देता है संगीत नाटक अकादमी। मैंने आपको बोला है कि संगीत नाटक अकादमी जो है अमृत पुरस्कार एक ही बार दिया, फिर संगीत नाटक अकादमी जो है फेलोशिप अवार्ड देता है, संगीत नाटक अकादमी जो है कॉमन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी देता है, और बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भी देता है, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार, है ना। तो ये सभी संगीत नाटक अकादमी देते हैं। लेकिन एक बार क्या हुआ कि इन्होंने अमृत पुरस्कार भी दिया, है ना, जो 86 लोगों का सिलेक्शन किया गया। इसीलिए यह स्टैटिक वर्जन में क्वेश्चन हमेशा एज इट इज आंसर के साथ पूछता रहेगा एग्जामिनर। इनके अलावा वर्ष 2025 में कुल 5 व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न दिया गया था। ये कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी, है ना, बिहार के, लाल कृष्ण अडवाणी जी, है ना, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, पीवी नरसिम्हा राव 1991 में जो है संकट के समय वाला प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह, है ना। इनके अलावा जिनके नाम पे राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, MS स्वामीनाथन जी, है ना, जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो ये सभी को जो है एक साथ भारत रत्न से नवाजा गया था। विज्ञान पुरस्कार 2024 के तहत विज्ञान युवा शांति पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, है ना, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्ष 2024 के लिए 18 वैज्ञानिक को दिया गया है। अगर आपसे पूछे कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2024 के लिए कितने जने को दिया गया है, तो आप कहना 18 वैज्ञानिक को दिया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत वितरित किए गए हैं इस बार। ठीक है, इसके अलावा नोट, विज्ञान रत्न पुरस्कार भी दिया गया है 2024 में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो गोविंद राजन पद्मनाभन साहब को दिया गया है। भारत में घटित घटना तथा उनके सही कालक्रम के साथ किसका मिलान सही नहीं है? जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, भी अपने आप में सही है ना। पानीपत की प्रथम लड़ाई 21 जून 1526, ये भी गलत है ना? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, ये सही है। बंगाल विभाजन लागू 7 अगस्त 1905, ये भी गलत है। तो भाई यहाँ पे दो आंसर गलत हैं, तो यहाँ पे मैं दोनों आंसर डी और बी कर लेना, क्योंकि ये जून महीना में तो नहीं हुआ था, ये अप्रैल में हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों आंसर गलत है, मैं PDF में करेक्ट करके दूंगा। तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन सही है, जालियांवाला बाग वाला और भारत छोड़ो आंदोलन वाला। बाकी इन दोनों को नीचे एक्सप्लेनेशन में समझ लेंगे। 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया बंगाल विभाजन, और 1911 में जब हार्डिंग आए तो इन्होंने जो है बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया, बैक कर दिया। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के कारण स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, कि भाई जो है मुख्य उद्देश्य कि भाई जो स्वदेशी वस्तु है उसका इस्तेमाल किया जाए और जो विदेशी वस्तु है उसका बहिष्कार किया जाए। अब देखिए यहाँ से जो है ना हजारों बार एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि जो स्वदेशी आंदोलन है ना, ये क्यों चलाया गया था। ठीक है, अब बंगाल विभाजन अगर आपको पता भी है ना तो भी आप गलती कर दोगे, क्योंकि वहां पे 4 ऑप्शन वैसे रखेंगे। बंगाल विभाजन घोषणा होने के कारण, बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, बंगाल विभाजन निरस्त होने के कारण, है ना, बंगाल विभाजन में आक्रोश के कारण। अब आप क्या मारोगे आंसर? तो भाई यहाँ पे अगर इस लाइन को आपने सही से परखा पढ़ा तो भाई बंगाल विभाजन जब घोषणा हो जाती है कि भाई, है ना, लागू होगा, मतलब लागू नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणा हुआ है, तभी स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। लागू तो 16 अक्टूबर को होगा, और ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया 7 अगस्त 1905 को, क्योंकि जो बंगाल विभाजन का घोषणा है कर्जन के द्वारा ये 19 जुलाई 1905 को कर दिया गया। तो जुलाई के बाद अगस्त ना आएगा जी, तो अगस्त में जो है स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर में बंगाल विभाजन लागू होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन तीनों क्वेश्चन आंसर का मतलब जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया हूँ उनको जो है विथ डेट याद रखने में ज्यादा भलाई है ना। इनके अलावा जालियांवाला बाग जो है ये अमृतसर में स्थित है ना।
13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यहाँ नरसंहार हुआ था, मुखबिरी हो गई थी। इसके मुख्य आरोपी ओ डायर, जनरल ओ डायर, बाद में इसी जनरल ओ डायर को उनके घर में घुस के इंग्लैंड में जाके उधम सिंह ने जो है टपकाया था। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है चेम्सफोर्ड के काल में हुआ था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर की जो हत्या है उधम सिंह साहब के द्वारा किया गया था। पानीपत हरियाणा की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर विजय रहा था। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। बाबर ने इसी युद्ध में तोपखाना और तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कि बाबर किस युद्ध में तोपखाना और तुलुगमा नीति का प्रयोग किया, तो फर्स्ट पानीपत की वार में। पानीपत की सेकेंड लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में होता है, जिसमें अकबर की जीत होती है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठा और अफगान शासक के बीच में होता है, अहमद शाह अब्दाली, जिसमें अब्दाली की जीत हो जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र से जो है स्टार्ट किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू और डाई का नारा, करो और मरो का नारा भी दिए थे। जो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का जो महिला स्वतंत्रता सेनानी का सहयोग मिला, उनमें कुछ प्रमुख है अरुणा आसफ अली जी। ठीक है, इनके अलावा सुचेता कृपलानी जी, उषा मेहता जी, ये सभी के सभी जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए महिलाएं हैं, जिन्होंने 1942 के समय में महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन में जो है सपोर्ट की थी। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने नोट करके क्वेश्चन लिखा हूं, क्योंकि ये अभी पिछले साल सीजीएल में यही पॉइंट पूछा गया था, है ना, कि कमला देवी चट्टोपाध्याय निम्नलिखित में से किस राजनेता को या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए नेता को किसी एक आंदोलन में भाग लेने के लिए, एक या एक से अधिक भी था, क्योंकि ये बाद में अन्य जगह भी मतलब सपोर्ट की, ठीक है, प्रेरित किया था, तो ये आपके जो है महात्मा गांधी को दांडी मार्च में जो महिला की भागीदारी है उनको लेकर के गांधी जी को जो है प्रेरित किए थे कि भाई महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए, और गांधी जी मान भी गए थे। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम भी आपको जो है यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा दांडी मार्च 1930 में हुआ था। महिलाओं के शिक्षा की बढ़ावा देने के लिए 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत मार्गरेट कैजिन के द्वारा किया गया था, जिनमें कमला देवी भी जो है एक अहम रोल अदा कर रहे थे। तो अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से संस्था से कमला देवी चट्टोपाध्याय जुड़े रहे, तो आप कहेंगे अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। बेटा सिर्फ पढ़ा नहीं रहा हूँ, याद भी करवाने की मंत्र दे रहा हूँ, तो ठीक से सुनो, और जो जिनको बोरियत हो रहा है वो जा सकते हो। वैसे तो बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया हूँ, 1 घंटे हो गए होंगे, तो अब तक जिनको जो नहीं भागा वो समझ लो पढ़ने वाला है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को पुणे के आगा खान पैलेस में कैद करके रखा गया था। वहां पे उनके साथ, है ना, महादेव देसाई जी, सरोजनी नायडू जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी थी। बाद में कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु वहीं हो जाती है। इनके अलावा कला रामनाथ का संबंध किस घराने से है, तो ये मेवाती घराने से है। कौन से घराने से? मेवाती घराने से। मेवाती घराना या जयपुर मेवाती घराना घग्गे नजीर खान और उस्ताद बाहिर खान के द्वारा स्थापित किया गया था। पंडित जसराज इसी घराने के जो है प्रमुख कैरेक्टर हैं। मोतीराम, मनीराम, संजीव अयंकर इस घराने के जाने माने कलाकार हैं। पंडित जसराज के नाम पे जो है सुदूर अंतरिक्ष में एक हीनयान ग्रह का नाम भी रखा गया है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। यही क्वेश्चन मैं अभी कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि भाई किसके नाम पे। ठीक है, लखनऊ घराने की नींव बख्शू खान ने रखा था। बख्शू खान। आज हम लखनऊ घराना और बनारस घराना को इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। पिछले दिन हमने ग्वालियर घराना और एक घराने को समझ लिया था। ठीक है, तो बख्शू खान, इस घराने के प्रमुख कलाकार बिंदा दीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बेगम अख्तर, सादिक अली खान, पंडित अयोध्या प्रसाद, दुल्हे खान, कालका महाराज, जोसाबाई और धन्नोबाई, ये सभी के सभी आपके कहाँ के मिलेंगे, है ना, लखनऊ घराने, है ना। यहाँ पर बिरजू महाराज का भी नाम लिख लें तो अच्छा रहता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा नेक्स्ट घराना हमारा बनारस घराना। बनारस घराने के संस्थापक जो है पंडित राम सहाय जी हैं। पंडित राम सहाय जो है ये बनारस घराने के संस्थापक हैं, है ना। और बनारस घराने के प्रमुख कलाकार में आएंगे इमाम बाई, रसूल बाई, बिस्मिल्ला खान साहब, गिरिजा देवी, ठुमरी की रानी, सितारा देवी, कथक नृत्य से संबंधित है, सिद्धेश्वरी देवी, शिव नारायण मिश्रा, राजन साजन मिश्रा,
है ना, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, पंडित रविशंकर सितार, किशन महाराज, मुश्ताक अली खान, ये सभी के सभी आपके बनारस घराने से संबंधित हो जाएंगे। अब यहाँ पे नोट करके मैंने 2 पॉइंट लिखा है, ये अगर आपने याद नहीं किया तो ऊपर का जो पॉइंट आपने पढ़ा है वही आपका नंबर गलत करवा देगा, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो यहाँ पे नोट करके पढ़िए, कथक नृत्य के लखनऊ घराने के संस्थापक, एक्चुअली लखनऊ घराने जो है ना ये भी तबला के लिए था, और बनारस घराने भी स्टार्टिंग में तबला के लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो कथक नृत्य के लिए लखनऊ घराने के संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम है ईश्वरी प्रसाद, ठीक है मेरे भाई, इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वैसे लखनऊ घराने के संस्थापक मैंने आपको बता दिया। ख्याल गायन शैली के लिए जो बनारस घराने के संस्थापक माने जाते हैं वो पंडित गोपाल मिश्रा को माने जाते हैं। वैसे बनारस घराने के संस्थापक पंडित राम सहाय को माना जाता है। तो जब भी ये शब्द लगा हो तो भाई संस्थापक का नाम इन दोनों ही घराने के लिए बदल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास, है ना, वोटिंग फॉर फोस्टरगंज के लेखक कौन है? तो ये भैया रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की उपन्यास है वोटिंग फॉर फोस्टरगंज। अब रस्किन बॉन्ड की अन्य प्रमुख उपन्यास में आएंगे तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ, है ना, द रूम ऑन द रूफ, छत पर वाला रूम, द ब्लू अम्ब्रेला, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, अभी भी हमारा जो है पेड़ देहरा में बढ़ रहे हैं, रोड टू मसूरी, रेन इन द माउंटेन, एंग्री रिवर, द गोल्डन ईयर्स, ए फ्लैट ऑफ विजन्स, ये सभी के सभी किताब जो है महान राइटर रस्किन बॉन्ड साहब के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो राइटर हैं जिनके किताब हम पढ़ेंगे, पहले तो और कुछ यहाँ पे, द स्टोन्स ऑफ वेनिस ऑन टू द लास्ट, अब क्या है ना, ये रस्किन बॉन्ड थे, ये जॉन रस्किन है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है इसीलिए इन राइटर का किताब यहीं पे बताना सही रहेगा। तो द स्टोन्स ऑफ वेनिस, वेनिस के पत्थर, ऑन टू द लास्ट, द सेवन लैम्प ऑफ आर्किटेक्चर इत्यादि जो किताब है ये जॉन रस्किन साहब के द्वारा लिखा गया है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राइटर से गांधी जी काफी प्रभावित हुए, तो उनमें से एक राइटर जॉन रस्किन भी है ना। जॉन रस्किन की जो ये पुस्तक है ऑन टू दिस लास्ट, इस पुस्तक से गांधी जी साहब ने काफी कुछ आइडिया लिया और प्रभावित हुए, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, जॉन रस्किन की किताब ऑन टू दिस लास्ट से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे, जिसे उन्होंने गुजराती में सर्वोदय के नाम से जो है अनुवाद भी किए थे, ठीक है। गुजराती भाषा में गांधी जी ने सर्वोदय के नाम से इसी पुस्तक का अनुवाद किए थे, जॉन रस्किन के ऑन टू दिस लास्ट को। मुल्क राज आनंद की बहुत सारी किताब पूछे जाते हैं, तो इनमें अनटचेबल, अछूत, है ना, कूली, विलेज, टू लिव्स एंड अ बर्ड, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द बिग हर्ट, ये सभी के सभी जो है मुल्क राज आनंद साहब की किताब है ना। हाफ ए लाइफ, एन एरिया ऑफ डार्कनेस इन अ फ्री स्टेट, ये सभी के सभी किताब VS नायपाल साहब की है, आधुनिक राइटर, अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी मैंने राइटर की बात करा है ये सभी के सभी अंग्रेजी भाषा में ही लिखते हैं एक्चुअली। द गाइड, द इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम, मालगुडी डेज, ये RK नारायण साहब की किताब है और ये भी इंग्लिश भाषा के ही लेखक हैं, तो ये सभी के सभी आपको ध्यान रखना है ना। इनके अलावा ओजोन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, ओजोन ऑक्सीजन की तरह ही O3 प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलता है, ओजोन परत को क्लोरीन क्षति पहुंचाता है। दूसरा जो है राइट है, पहला जो है रॉन्ग है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, न कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु का मिला हुआ ओजोन, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है पहला ही स्टेटमेंट गलत कथन का चयन कीजिए पूछ रहा है ना, तो पहला गलत होगा क्योंकि गलत वाला ही आंसर मारना है, दूसरा राइट है, ठीक है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलके बने होते हैं, इसीलिए ओजोन का जो सूत्र होता है O3 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अणु परमाणु, बहुत सारे बच्चे जिनकी बेस बहुत कमजोर है नहीं समझते हैं, ठीक है। जो परमाणु है ना, परमाणु ये सबसे छोटू है, लेकिन सबसे छोटू और स्टडी भी होना चाहिए, ये अणु है, ठीक है मेरे भाई। यौगिक की सबसे छोटी इकाई जिसमें यौगिक के रासायनिक गुण समाहित होते हैं अणु, है ना, इसे अणु कहते हैं। अणु परमाणुओं के समूह से बने होते हैं, एक अणु में कई परमाणु हो सकते हैं, है ना, और जो सबसे छोटी यौगिक की राशि होती है उसे अणु कहते हैं, ठीक है, क्योंकि परमाणु अकेले जो है कई सारे परमाणु मिलके एक अणु बनते हैं। तो अणु से छोटा परमाणु हुआ जरूर, लेकिन ये यौगिक नहीं है, यौगिक अणु, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा स्टेबल का समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, जैसे सल्फर S8, कहीं भी सल्फर को आप S लिखे हुए नहीं देखोगे क्योंकि ये अस्थाई नहीं है, स्टडी नहीं है, तो इसके लिए इस प्रकार से आप जो है
इस प्रकार से एक अष्टक चक्र बनाते हैं और तब आप S8 लिख पाते हो। इससे जो है इलेक्ट्रॉन को साझा करके ये स्थायित्व हुआ है। इसको भी किसी दिन बता देंगे, है ना। वैसे उस दिन जो जब सहसंयोजक बंधन बता रहे थे तो उसमें हमने एक आध एग्जाम्पल तो दिया था, उसी हिसाब से ये S8 लिखा जाता है, S नहीं लिखा जाता है। O2 भी बता दिए थे कि कैसे होता है ये, है ना। 8 होता है जी, तो 2 और 6 होगा ना इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले कक्षा में 2, आखिरी कक्षा में 6, तो ओ के आखिरी कक्षा में 6, कुछ इस प्रकार से जो है लुईस डॉट थ्योरी से, है ना। आपका जो है यहाँ पे ये 2, ये जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन बचे ये तो बेताब है ना अभिक्रिया करने के लिए, इसीलिए एक और ऑक्सीजन इसी प्रकार का होता है और इस प्रकार का बंध बना लेते हैं, ठीक है। इसीलिए ये O2 लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके क्या कहलाते हैं, जैसे ये S8 हो गया, ये O2 हो गया, ये क्या कहलाएंगे, अणु की परमाणु तो नहीं, ये आपके अणु कहलाते हैं, ठीक है। ये जो है अणु है ना। और इसको सिंगल O लिख दो तो ये ऑक्सीजन के परमाणु हो गए, सिंगल S लिख दो तो ये सल्फर के परमाणु हो गए। समझ में आया कि ना है, तो ऐसे ही। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, ओजोन की जो प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, उनको जानेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो ओजोन की प्रॉपर्टीज है ये क्या है भाई, तीखी गंध होती है, रंग में हल्का नीला होता है, उच्च प्रतिक्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जैविक ऊतकों को नुकसान पहुंचाता है। अगर आदमी भी इसके सीधे संपर्क में जाता है ना तो फेफड़ा संबंधित रोग होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है।